चलते शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। ये आपका वीकली साप्ताहिक पीडीएफ है, जो कि मतलब सप्ताह भर का रहता है। 11 मार्च से लेकर 17 मार्च के तक के करंट अफेयर्स को इसमें कवर किया गया है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हाल में मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने, ठीक है, क्या लॉन्च किया है? कौन से मिशन को लॉन्च किया है? मिशन ऑपरेशन का नाम क्या है? कामधेनु। ऑपरेशन कामधेनु। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, ऑपरेशन कामधेनु का संबंध की बात करेंगे जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन कामधेनु। पर्पस क्या रहेगा? तो पर्पस सिंपल है, पशु की तस्करी पे, मतलब सॉरी, मवेशी के तस्करी पे मतलब क्या लेना, अंकुश लगाना। ठीक है। अब आते हैं समुद्री सहयोग तथा, ठीक है, अंतर अंतर संचलनीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय तटरक्षक बल, जिसको आईजीसी कहते हैं, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, आईजीसी, ठीक है, ध्यान में रखना है, और यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के मध्य जारी 4 दिवसीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास सी डिफेंडर्स हुआ है। ठीक है। सी डिफेंडर्स किसके बीच में एक्सरसाइज होता है? सी डिफेंडर्स इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है। तो इंडिया और यूएसए के बीच में सी डिफेंडर्स जो होता है, आप हमें ये बताइए, तो इसमें मतलब भारतीय सेना का मतलब आर्मी का कौन सा हिस्सा, विंग मतलब पार्टिसिपेट करता है? तो ध्यान में रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, आईजीसी, ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल। और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के बीच में सी डिफेंडर्स हुआ है। कहाँ पे हुआ सी डिफेंडर्स? पोर्ट ब्लेयर में समाप्त हुआ है। कहाँ पे समाप्त हुआ है? पोर्ट ब्लेयर पोर्ट में। ठीक है। ब्लेयर में। तो प्रश्न ऐसा पूछ सकता है, सी डिफेंडर्स किसके किसके साथ होता है? तो इंडिया और इसमें यूएसए के मतलब तटरक्षक बल के बीच में, या फिर कोस्ट गार्ड कह लीजिए, उनके बीच में सी डिफेंडर्स होता है। और कहाँ पे समाप्त हुआ सी डिफेंडर? तो ये भी आपको ध्यान में पोर्ट रखना है, ब्लेयर। तो क्या बताएंगे? पोर्ट ब्लेयर में हुआ है। ठीक है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा भारत के मिशन दिव्यास्त्र, क्या नाम है? हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा भारत के मिशन दिव्यास्त्र दिव्या। के अंतर्गत मल्टीपल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल और लौकी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है। तो अग्नि 5 उड़ान का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है। किस आधार पर किया गया है? तो भाई साहब, तो यहाँ MIRV का क्या होता है? तो मल्टीपल, मल्टीपल ठीक है, इंडिपेंडेंट, हाँ, हाँ, ठीक है, टारगेट। इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल होता है। उसके साथ मतलब इस टेक्निक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित, ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल की सफल उड़ान का परीक्षण किया गया। ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब आते आगे देखेंगे, 5,000 किलोमीटर की रेंज करने वाली मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार के साथ अन्य हथियार ले जाने में सक्षम है। ठीक है। अग्नि 5। बाकी इस मिसाइल की रफ्तार की बात करेंगे तो ध्यान में रखिए, 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब 1 घंटा में 29,401 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकती है। ठीक है। देख रहे हैं कितनी अधिक इसकी रफ्तार है। ठीक है। अग्नि 5 नामक के बैलिस्टिक मिसाइल 1,500 केजी तक न्यूक्लियर हथियार ले जा सकता है। ठीक है। कितना केजी न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है? तो 1,500 केजी तक ये न्यूक्लियर हथियार ले जा सकता है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। ध्यान में रखना है। तो ये सबके सब MIRV तकनीक किसके साथ काम करना शुरू कर दिया है? तो अग्नि 5 के साथ ये तकनीक जो है काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। MIRV का फुल फॉर्म एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अग्नि 5 ये का सर बात वही करेंगे, क्या वाला है? है ना, जिसमें सर क्या? वो एक साथ बहुत सारे बार हेड लेके जा सकता है, और हाँ वो बिल्कुल बार हेड बिल्कुल, ना। नहीं, बहुत हाँ सारी चीजों को टारगेट भी कर सकता है। ठीक है, वही हाँ, है। फिर ठीक है। वो अलग अलग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी। बहुत सारी चीजों को टारगेट कर सकता है। ठीक है। हम्म। अब आते हैं, बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन टूट गया है। ठीक है। तो जेजेपी का गठबंधन टूटने के पश्चात बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है। ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे जेजेपी के साथ बीजेपी का हरियाणा में गठबंधन था। जब गठबंधन टूटा तो मनोहर लाल खट्टर की बात करेंगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद किस व्यक्ति को मतलब हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था? नायब सिंह सैनी को। किसे बनाया गया? नया नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी को। ठीक है। गैरत वाला की गठबंधन टूटने के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मतलब किसे मुख्यमंत्री बनाया गया? तो नायब सिंह सैनी को नया मतलब सिंह क्या बनाएगा? सैनी। मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है। प्रणाम। अब चलते आगे, केंद्र सरकार द्वारा 12 मार्च 2024 को आधिकारिक तौर पर प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। ठीक है। तो हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाया गया था पुलिस कार्रवाई के माध्यम से 1948 में। और 1948 में ऑपरेशन जो पोलो। हैदराबाद राज्य के ऊपर जो कार्रवाई किया गया, उसको कौन सा ऑपरेशन बोला गया? तो ऑपरेशन पोलो। पोलो के नाम से हम्म। जानते हैं। ठीक है। तो 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की बात कही गई, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। हैदराबाद मुक्ति दिवस की बात करेंगे, 17 सितंबर 1948 को उस दिन स्मृति में मनाया जाता है जब ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद के निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था। ठीक है। तो सत्रह हम्म। सितंबर 1947 की घटना है, जब वहां पे क्या होता, ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को भारतीय संघ में मतलब शामिल किया गया था, निजाम से मुक्ति मिली थी। तो इसी दिन को
याद करने के लिए 17 सितंबर 1948 के दिन को याद करने के लिए 17 सितंबर को हैदराबाद दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार मेंस में भी आने की संभावना है, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। वन हम्म। नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन इलेक्शन से सबसे बेसिक चीज को जान लीजिए क्या है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत बिहार में, बिहार बोले भारत में, दो तीन इलेक्शन साथ में हो सकते हैं, जैसे विधानसभा का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन और पंचायत चुनाव को साथ में कराया जा सकता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस इलेक्शन को किससे नहीं लेना देना, तो राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, विधान परिषद के, राज्यसभा के इलेक्शन से इसको कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कराया जा सकता है कि नहीं, इसके लिए एक मतलब कमिटी बैठी, उस कमिटी की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, गठित कमिटी की अध्यक्ष, समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो आपको ध्यान में रखना है रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपा गया, ठीक है। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव पर राय देने वाले 47 राजनीतिक दलों ने से 32 ने इसका समर्थन किया, समझ रहे हैं ना। 47 राजनीतिक दलों ने से कितने ने इसके समर्थन किया, 32 ने 32 इसका ने। समर्थन किया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे 32 ने क्या किया, इसका समर्थन कर दिया, ठीक है। जबकि इसका विरोध कितने किए, तो भाई 15 राजनीतिक दलों ने मतलब क्या किया, इसका विरोध किया, ठीक है। ध्यान रखें कितने राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया, 15 राजनीतिक दलों ने विरोध किया, 32 राजनीतिक दलों ने मतलब इसका समर्थन किया। राष्ट्रपति की रिपोर्ट सौंपा गया वन नेशन वन इलेक्शन का, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करे, कोविड पैनल थी, ठीक है। रामनाथ कोविंद जी की पैनल थी, इसमें और भी बहुत सारे लोग शामिल थे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा जम्मू कश्मीर चलते हैं, तो हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जिसको जेकेएनएफ पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जिसको यूएपीए कहते हैं, ठीक है। यूएपीए की धारा 1967 पे लगाई गई, इसके तहत 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट फ्रंट पे, ठीक है, यूएपीए के तहत उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, ठीक है। गौरतलब वालों की जेकेएनएफ पर कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादियों की सहायता करने का आरोप भी इनमें शामिल है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर ने, जम्मू कश्मीर सॉरी भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस संस्था के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, कितने, तो किस संस्था ये के सर ऊपर, एक पार्टी जेकेएनएफ। नहीं थी JKNF, जो कि उसका हम्म। जाने कौन था इसका लीडर, बहुत वो वैसा था जो भारत विरोधी हुर्रियत हुर्रियत आतंकवादी हुर्रियत को। हुर्रियत। हम्म। अभी जेल में है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, तो जी। इनके ऊपर क्या होगा, प्रतिबंध लग गया, कितने साल का प्रतिबंध लगा, तो 5 वर्षों का प्रतिबंध लगा, 5 ठीक है। साल का। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कौन से एक्ट के तहत, यूएपीए, ठीक है। यूएपीए का फुल फॉर्म, यूएपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब कि अनलॉफुल अनलीगल एक्टिविटी, एक्टिविटी। हाँ। अनलॉफुल रोकथाम। एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट होता है, ठीक है। प्रोहिबिजन एक्ट आपका। हाँ, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन जो भी होता होगा देख एक्ट। लीजिएगा, यूएपीए का फुल फॉर्म कभी कभी 1967 में आई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वो भी लगा है इनके ऊपर। आप चलेंगे, हाल में महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहल्यानगर करने का फैसला किया गया, ठीक है। तो अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, अहल्यानगर, क्या नाम है, अहल्या नगर अहिल्या। रखने की बात कही गई है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र की कैबिनेट ने इसके संदर्भ में फैसला लिया है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले 3 सदस्यीय चयन समिति ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को भारतीय चुनाव आयोग के नए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे राजीव, अभी तो हेड कौन है, चुनाव आयोग के हेड कौन है, तो राजीव कुमार राजीव साहब है कुमार ना। जी। राजीव कुमार साहब की बात करेंगे, ठीक है। तो चुनाव आयोग के मतलब क्या है, हेड है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को मतलब क्या किया गया, भारतीय चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त के रूप अन्य में आयोग के चुने गए नियुक्त हैं जी। किया गया है, ठीक है। तो मतलब कितने होते हैं, 1+2 अभी चल रहा है ना। तो राजीव हाँ कुमार हाँ और साथ में कौन है, तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह है, ठीक है। सुखबीर सिंह। ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे भारतीय चुनाव आयोग के बारे में देख लेंगे। तो भारतीय चुनाव आयोग के बारे में देखेंगे, 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 के तहत संवैधानिक निकाय है भारतीय चुनाव आयोग, पता है ना। 25 जनवरी बिल्कुल उन्नीस सौ सर। पचास को इसका स्थापना हुआ था, लेकिन काम करती है 28 जनवरी से, कब से काम करती है, 28 28 जनवरी जनवरी से काम करती है, ठीक है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस भी मतदाता मनाया दिवस। जाता है, कि 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आर्टिकल हम्म। 324 के तहत मतलब क्या, संवैधानिक निकाय है। लेकिन पूरे आर्टिकल्स हम्म। की बात करेंगे तो 324 से लेकर 329 तक आपको मुख्यतः उनके साथ, देखने हाँ। को मिलेंगे, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे देखेंगे, ध्यान में कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा सेक्टर कार्यालय अधिनियम 2023 के तहत एक चयन समिति की सिफारिश में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें हेड कौन कौन होते हैं, देखिए इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब होते प्रधानमंत्री। हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नामित कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, और हम्म। लोकसभा के विपक्ष का नेता विपक्ष होता है, का ठीक है। नेता। ध्यान में जी रखेंगे, जी। ठीक है।
वे तीनों चर्चा लोग। में क्यों था ये, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस ना, ऑफ यहाँ इंडिया पे के जगह में सुप्रीम, एक मंत्रिमंडल हाँ किया हाँ गया। बिल्कुल, जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया था, इसीलिए विवाद का कारण बन गया था, क्योंकि इससे पहले जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, उसको हम्म, हटाकर उसके जगह पे कैबिनेट स्तर के मंत्री को शामिल किया गया, जिसका नामित कौन करेंगे, तो पीएम साहब करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हम्म, समझ गया ना। जी तो जी। यही सारी प्रक्रिया चल रही थी। ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछने की संभावना है, इस वजह से भाई साहब चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले समिति में कौन कौन शामिल होंगे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब, लोकसभा का विपक्ष का नेता, या फिर लोकसभा का सबसे विपक्षी दल का जो नेता होगा, सो लोकसभा का विपक्ष या फिर लोकसभा का सबसे बड़ा विपक्षी दल का कोई लीडर, ठीक है। हाँ, और विपक्षी दल साथ का में नेता प्राइम होगा। मिनिस्टर के द्वारा नामित, मतलब क्या होगा, कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये समिति तीन का स्त्री गठन किसके होती है द्वारा ना जो किया कमेटी जाएगा, सब। हाँ त्रिस्तरीय, ठीक है। गठन किसके द्वारा किया जाएगा, तो गठन प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। किसे किया हटाया जाएगा, हाँ। गया है, देखिए यहाँ पे दिया वो हुआ है, ठीक मुख्य है। न्यायाधीश को हटा दिया गया, मतलब। देखिए, अब चयन समिति के में शामिल कौन को, पीएम साहब, कैबिनेट केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अभी कौन होगा से तय पीएम साहब करेंगे, ठीक है। और लोकसभा का हम्म, विपक्ष का नेता, या फिर लोकसभा में अगर मान लीजिए अभी कोई विपक्ष का नेता नहीं है लोकसभा में, ठीक है, बहुत दिन से नहीं है, तो सबसे बड़ी जो सबसे पार्टी जो बड़ा। होगी उसका कोई लीडर हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करेंगे, ठीक है। या फिर सारा विपक्ष एक साथ मिल जाए, अब बोलो तो भाई साहब हमारा ये नेता है, इसको आप उस कमेटी में डालो, ठीक है। तो ये सारी हम्म, प्रक्रिया से चुनाव आयोग में अन्य की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। रेशियो की बात करेंगे 1+2 है, ठीक है। अभी क्या है, ज्ञानेश कुमार और क्या नाम, सुखवीर संधू, क्या नाम है इनका, अभी हाँ, कौन चुने सुखबीर गए हैं, सिंह। फिर को देखिए ये चुनावी आपका माहौल नए चल रहा है, आयोग ठीक से है। चुने गए हैं ये। हाँ नया आयोग से चुने गए, हम्म, चुनावी माहौल चल रहा है, इसलिए ध्यान में हम्म, रखिएगा, पूछा जा सकता है हम्म। प्रश्न। तो कौन कौन है अभी, तो ध्यान में रखिए, ज्ञानेश कुमार और और सुखवीर सुखबीर सिंह सिंह। संधू, बिल्कुल ठीक है। हम्म, सुखवीर सिंह संधू नहीं है, सीधे सुखवीर सिंह नहीं, संधू भी है, सुखवीर सिंह संधू, ठीक है। तो हम्म। इसको आप लोग क्या करेंगे, जरा इसे ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछ ले, तो भाई साहब कौन कौन होता है बताओ। अब चलेंगे 16 मार्च को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा की गई, जिसके अनुरूप 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के दौरान 7 चरणों में आयोजित होगी। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जा सकता है, भाई साहब बताओ इसमें कौन सा लोकसभा का चुनाव होगा, तो 18वीं नंबर की लोकसभा की चुनाव होगी, ठीक है। और ये भी हम्म। आपको ध्यान में रखना है, कितने चरणों में होगी, तो 7 चरणों में, कब से कब सात तक होगा चरणों में। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम्म, 7 चरणों में होगी, ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। और मतगणना की बात करेंगे तो 4 जून 2024 को मतगणना होगी, ठीक है। अब देखें, निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश भर में कुल 96.8 करोड़ मतदाता है, ठीक है। किसी देश की इतनी जनसंख्या भी नहीं कि उतने हमारे यहाँ वोटर्स है, ठीक है, जिनमें से 49.7 करोड़ की बात करेंगे पुरुष शामिल है, और फीमेल की बात करेंगे 47.1 करोड़ महिला मतदाता है, ठीक है। टोटल 7 चरणों में चुनाव किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तेलंगाना के राज्यपाल की बात करेंगे तो तमिल साई सुंदरराजन, ठीक है, इन्होंने अपने पद से मतलब क्या कर दिया, त्याग पत्र दिया। अब ये क्यों त्याग कर, वो तमिलनाडु से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, ठीक है, महिला है, तमिल साई सुंदरराजन की बात करेंगे, महिला है। त्याग देने का कारण सिंपल है, क्योंकि भाई साहब ये तमिलनाडु से मतलब क्या होगी, लोकसभा की चुनाव लड़ेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, याद रहेगा। तेलंगाना की राज्यपाल कौन थी, तमिल साई सुंदरराजन थी, कमल इस्तीफा साई देने के कारण क्या है, सुंदराजन। वह तमिलनाडु से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, ठीक है, ध्यान में रखना आपको। चलिए आगे देखेंगे, चलते हैं थोड़ा सा मतलब खेल से प्रश्न लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, भारत की मशहूर पैरा तीरंदाज शीतल देवी को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में घोषित किया गया, इनका संबंध भारत के किस राज्य से है, किस राज्य से है, ठीक है। तो ध्यान में रखें, इनका संबंध की बात करेंगे, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से है, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए हो जाता है कि आर्मलेस है, क्या है ये, आर्मलेस है, इनकी एक बाजू नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इनको मतलब क्या नियुक्त किया गया है, तो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकलांगता आइकन नियुक्त किया गया है, ठीक है। क्या करती है ये, दोनों नहीं है सर, दोनों, इनकी बाजी अच्छा पता है, दोनों नहीं दोनों है। नहीं है, हाँ, बहुत सुंदर तीरंदाजी करती हैं। और हाँ, हाँ, पैरों से, दोनों पैरों से वो करती हैं, सोचिए जरा, दोनों पैरों से तीर। शीतल देवी जी, ठीक है, इनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हम्म, चलिए, मुझे आर्मलेस मुझे लगा एक नहीं है, ठीक है। आप चलेंगे, केंद्रीय जनजाति मंत्रालय द्वारा हाल में झारखंड के खरसावा जिले में, ठीक है, ये पक्का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि फर्स्ट जनजातीय विद्यालय स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। नहीं, जनजातीय विद्यालय झारखंड में तो नहीं, तो तेलंगाना में होने वाला है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए, केंद्रीय जनजाति मंत्रालय द्वारा हाल में झारखंड के खरसावा जिले के पदमपुर में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र का उद्घाटन किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो क्या बताएंगे, कहाँ पे किया गया, झारखंड के खरसावा जिले में, ठीक है। लेकिन आपसे ये भी पूछेंगे थोड़ा डिटेल्स में जाके, जैसे बीपीएससी की आदत है गांव टोला मोहल्ला का नाम पूछने का, तो बोले कि झारखंड के खरसावा जिले के कहाँ पे थे, पदमपुर में, कहाँ पे,
पदमपुर में किया जा रहा है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे उड़ीसा। ओडिशा को पहले कलिंगा के नाम से जानते थे, पता है ये। ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक द्वारा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा आपसे, बताइए भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, क्या बताएंगे? ओडिशा। अभी नहीं बताएंगे, बिल्कुल ओडिशा के किस स्टेडियम में? भुवनेश्वर। कलिंगा स्टेडियम है, ठीक है, कलिंगा स्टेडियम है। अगला प्रश्न आपसे ये बनेगा, बताओ कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा के किस जिले में है, तो क्या बताएंगे? भुवनेश्वर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और भी यूनिवर्सिटी की एक और भी स्टेडियम में बड़ा चर्चा में रहा था, बिरसा मुंडा स्टेडियम, कहाँ पे पड़ता है? झारखंड। उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा में है। ओहो। तो अगर पूछेगा उड़ीसा के कहाँ पे पड़ता है, राउरकेला में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है उड़ीसा के? राउरकेला में। चर्चा में क्या था, क्योंकि हॉकी का विश्व कप यहाँ पे खेला गया है। माइक बंद कर लीजिए, किनका एक हो रहा है? हॉकी का विश्व कप खेला गया बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते आगे, किनका माइकी को हो रहा है? अब चलेंगे, हाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश मिशन में पाम ऑयल के तहत भारत की पहली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताइए भारत का पहला, ठीक है, पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ध्यान रखें, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल ठीक है। प्रदेश में। अब बोलोगे सर ये पाम ऑयल क्या होता है? अभी आप मार्केट में जाएंगे, कुरकुरे खरीदेंगे, चिप्स खरीदेंगे, किसी भी बिस्किट का पैकेट खरीदेंगे, तो वो तेल में जो छना रहता है सरसों तेल या फिर नारियल का तेल वगैरह नहीं होता, पाम ऑयल होता है, ठीक है। पाम ऑयल होता है। पाम ऑयल की बात करेंगे, भारत बहुत बड़ा मतलब क्या है, इंपोर्टर है, हम लोग इंपोर्ट इम्पोर्टर है। करते हैं पाम ऑयल को, ठीक है, मलेशिया वगैरह से, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट मलेशिया, करते हैं, इसमें बहुत, इंडोनेशिया वगैरह से। हाँ, मलेशिया मलेशिया से अभी इंडोनेशिया सर से। कॉन्फ्लिक्ट हो गया था ना, तो उससे हम लोगों ने बंद करके हाँ, इंडोनेशिया से बंद कर खरीदे दिया चालू गया, कर ठीक दिया है। था। तो ध्यान में रखिएगा, मलेशिया सबसे बड़ा क्या है ना, एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का, ठीक है। अब हाँ। पाम ऑयल क्या होता है, हमारे जितने भी आप देखते हैं दुकान वगैरह में जो भी पैकेट बंद जो सामान आता है जो तेल में फ्राई होता है, पाम ऑयल में ही होता है। अब भारत पाम पाम ऑयल। ऑयल को बहुत बड़ा इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अपने आप को भी मतलब विकसित कर रहे हैं, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया, ठीक है। ये आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत की एक और कदम कहेंगे ना, वन स्टेप फ्रॉम द बिल्कुल। शेल्फ डिपेंडेंट सही इंडिया, कहना। उसके तरफ है, ठीक है। आप देखेंगे वर्ष 2021 में ऑयल पाम की खेती और कच्चे पाम तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम को लॉन्च किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सब थोड़ा डिटेल्स में करंट अफेयर्स है, इसी में मजा आता है, एग्जाम में यही से प्रश्न आते हैं, ठीक है, वन बिल्कुल लाइनर बिल्कुल भूल सर। जाइए। स्टेटमेंट में चलिए आप आते हैं चलेंगे, क्वेश्चन सर। बिल्कुल आप देखेंगे, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? था भाई साहब महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है, पर्यटन के लिए जाके महाराष्ट्र में वहां पे कश्मीर में जाके जमीन खरीद लिया, ठीक है। तो पर्यटन को वहां पे क्या बनाएगा? तो महाराष्ट्र भवन बनाएगा, क्या बनाएगा? महाराष्ट्र भवन बनाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हर राज्य में आपको कहीं ना कहीं पे भवन आपको मिल जाएगा, किसी किसी राज्य, दिल्ली में जाइएगा तो दिल्ली में एक जगह पर महाराष्ट्र भवन, बिहार भवन, यूपी भवन, सबके सब भवन आपको मिलेगा। वहां पे जाइएगा तो फिर स्टे वगैरह भी कर सकते हैं, आप उस राज्य से आते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छी सुविधा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो क्या बताएंगे? तो महाराष्ट्र बन गया, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा इटली, ठीक है। अब देखेंगे हाल में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक के 12वें संस्करण का आयोजन, ठीक है, 12 से 13 मई 2024 को नई दिल्ली में होता है, ठीक है। आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल में ही मोदी जी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंदर पीएम सूरज पोर्टल को लॉन्च किया गया, ठीक है। आप देखेंगे पीएम सूरज पोर्टल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पीएम सूरज पोर्टल, ठीक हो। तो सबसे पहले पीएम सूरज पोर्टल को लॉन्च किसने किया? मोदी जी ने किया, लेकिन किस मंत्रालय का इसमें इन्वॉल्वमेंट है? तो कौन सा मंत्रालय है? तो सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? रिपीट करेंगे आप लोग भी, सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता अधिकारिता मंत्रालय। मंत्रालय, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे पीएम सूरज क्या है, तो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान में रोजगार आधार जन कल्याण पोर्टल है, ठीक है। पीएम सूरज का क्या है? तो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधार जन कल्याण पोर्टल। इसमें क्या होगा? तो यह पोर्टल देश भर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वच्छता कार्यकर्ता जैसे अन्य हाशिए पर रहने वाले
वर्ग को ऋण सहायता उपलब्ध कराएगी। किसे किसे ऋण उपलब्ध करवाएगी? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वच्छता कार्यकर्ता। स्वच्छता कार्यकर्ता समझते हैं ना, जो कि मतलब सड़क की सफाई करते हैं, मेन हॉल की सफाई करते हैं, वैसे लोगों को मतलब स्वच्छ कर्मचारी माना जाता है। उनको मतलब लोन उपलब्ध कराने के लिए, ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए पीएम सूरज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस मंत्रालय के इसमें इन्वॉल्वमेंट था? सामाजिक अधिकारिता, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, समझ गया। तो पीएम सूरज का उद्देश्य क्या है, समझ गए ना? जी जी। वो 300 यूनिट वाला बिजली वाला मर मार के आइएगा। ठीक है, दूसरा चीज है वो। ठीक है, एक पीएम कुसुम है। पीएम कुसुम का क्या है, अभी हाल फिलहाल में जेपीएससी ने प्रश्न पूछा था। ठीक है, ये जो सर भी वो तो खेतों वो वगैरह में, वाला है ना कि खेतों सौर ऊर्जा वगैरह से में, चलने वाले जो सोलर पंप। हाँ बिल्कुल, और ये सोलर पंप, वो 2018 पीएम 19 के कुसुम है। बजट ठीक है, में इसको शुरू मैं किया गया मैं था पीएम बीपीएससी के कुसुम एग्जाम योजना। से पहले जितनी भी योजना है ना, सबके सब करवा दूंगा। ठीक है, हम्म। डोंट वरी। ठीक जी। है, आज कुछ नया चीज भी आप लोग को करवाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम्म। आप देखेंगे हाल ही में भारत के 4 राज्यों में सोने की तस्करी, सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा ऑपरेशन राइजिंग सन की शुरुआत की गई। ठीक है, आप देखोगे ऑपरेशन राइजिंग सन क्या है, तो देखेंगे सोने का मतलब क्या हो रहा है, सोने की तस्करी हो रही है। ठीक है, एक सिंडिकेट चल रहा है जो कि सोने की तस्करी करते हैं। और सोना का देश से जाना, ठीक है, बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था के दृष्टि से बहुत अधिक नुकसानदायी माना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसके लिए ऑपरेशन राइजिंग सन की शुरुआत हो रही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे किसके द्वारा किया गया, तो राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा ऑपरेशन राइजिंग सन की शुरुआत की गई। पर्पस क्या था, तो सोने की तस्करी को रोकना। ठीक है, आप चलेंगे सबसे पहले ईवी। ईवी का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल होता है। ठीक है, तो भारत सरकार ने, भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 2024 इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की घोषणा की है। आप क्या, अभी जाएंगे, आप किसी भी, अभी जब 2 चक्का वाला, अगर आपको 2 चक्का वाला इलेक्ट्रिक वाहन आपको लेना है ना, तो जितना भी दाम होगा ना, बिहार सरकार उसमें 10,000 रुपया का सब्सिडी दे रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए गाड़ी के दाम 1.5 लाख रुपया, तो आपको 1,40,000 रुपया ही आपको पे करना है। उसके बाद रोड टैक्स वगैरह जो होता है, उस समय भी 75% तक का आपको छूट मिल रहा है। ठीक है, सरकार चाह रही है किसी भी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का मतलब क्या मिले, अधिक से अधिक सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन देखे। ठीक है, तो इसमें हमारा एक कदम है। इसके लिए भारत सरकार की बात करेंगे तो वो अपना एक योजना लेकर भी आई है, ताकि लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक से अधिक खरीदे, उनको प्रोत्साहित देने के लिए। स्कीम का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024। ठीक है, इस योजना का अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक चलेगी। ठीक है, लगभग अप्रैल 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक चलेगी, जिसका पूर्व 500 करोड़ रुपया आपको है। ठीक है, 500 करोड़ रुपया का स्कीम है। जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे उनको इसमें से थोड़ा थोड़ा चंक मिलेगा, उनको सब्सिडी मुख्यतः दी जाएगी। ठीक है, आप चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर है। सिंपल क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर के पास कौन सा मंत्रालय, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर। चंडीगढ़ में क्या होता है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम को लॉन्च किया। ठीक है, जिसको संक्षेप में कृति कहते हैं। कृति कार्यक्रम को लॉन्च किया गया किसके द्वारा, अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा। कहां पे लॉन्च किया गया, चंडीगढ़ में किया गया। कृति का फुल फॉर्म क्या होता है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है। अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास कौन सा मंत्रालय है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने खेल और पढ़ाई में संतुलित करने से इसकी क्षमता पर जोर देते हुए इस पहल की मतलब सराहना की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका पर्पस क्या होगा, मतलब खेल और पढ़ाई के बीच में क्या होता है, संतुलित करना। ठीक है, अभी भी गांव में जाएंगे तो खेल को बहुत ही खराब समझा जाता है। ठीक है, खेलने नहीं दिया जाता बच्चे को। ठीक है, जबकि मतलब खेल उतना भी खराब नहीं है। ठीक है, खेल और पढ़ाई के बीच में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। इसीलिए कृति को लॉन्च किया गया। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर काफी चर्चा में रहता है। अभी भारत का पहला वो लॉन्च किया गया ना, क्या बोलते हैं उनको, दिव्यांग का जो मतलब जो खेल होता है, दिल्ली में क्या लॉन्च किया गया, जिसका उज्ज्वला, जिसका वो था मैस्कॉट था, वो भी इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो खेल मंत्री है ये। क्या लॉन्च हुआ है दिल्ली में, जिसका उज्ज्वला प्रतीक था, पैरा एशियन नहीं, पैरा एशियन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, इंडिया का अपना पैरा गेम्स। ठीक है, जिसमें केवल पैरा एथलीट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिल्ली में लॉन्च हुआ, अनुराग सिंह ठाकुर ने ही किया था, जिसका प्रतीक क्या था, उज्ज्वला था। और उज्ज्वला क्या है, तो उज्ज्वला एक गौरैया का नाम है। ठीक है, आप चलेंगे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले। ठीक है, पीलीभीत जिला भी चर्चा में रहा था, क्योंकि यहीं से सांसद वरुण गांधी थे, जिसके बीजेपी ने इस बार टिकट काट दिया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में खुरपक्का मुपक्का खुरपक्का मुपक्का खुरमुक खुरपक्का मुपक्का रोग होता है, जिसको हम लोग संक्षेप में फूड एंड माउथ रोग कहते हैं। ठीक है,
किसे प्रभावित करता है? पशुओं को प्रभावित करता है। 60% दुधारू मवेशियों को प्रभावित किया है, ठीक है। क्या है? तो यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मवेशी, सुअर, भेड़ और बकरियों जैसे पशुओं में प्रभावित होता है। तो सबसे पहले फूड एंड माउथ को किसमें होता है? तो मवेशी में होता है। किसमें होता है? मवेशी में होता है, खास करके दुधारू मवेशी में, ठीक है। कहाँ पे अब ये चर्चा में? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला इससे प्रभावित है? तो क्या बताएंगे? कौन सा जिला प्रभावित रहा? बिल्कुल, ठीक है। पीलीभीत जिला जो था इससे क्या रहा? काफी प्रभावित रहा, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक ये आपका हो गया। ये आपका जो था ये सारे के सारे नेशनल था। अभी हम लोग इंटरनेशनल पढ़ेंगे, ठीक है। नेशनल सारे हो गए। कोई दिक्कत है क्या? नेशनल से एक बार पूछ लूं कुछ कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन बताइए। अभी चुनाव आयोग के, सॉरी, अभी जो मतलब इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को नियुक्त करने की जो कमेटी जो बनी है, उस कमेटी में कौन कौन व्यक्ति होते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्री के द्वारा एक है आपका ना कैबिनेट मंत्री आपका होगा, और एक और विपक्ष विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के किस पार्टी पे केंद्र सरकार ने यूएपीए 1967 के तहत 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया? पार्टी का नाम क्या है? ये मतलब जम्मू कश्मीर है JKN, ठीक है। अग्नि 5 की बात करेंगे। अग्नि 5 के साथ कौन से टेक्निक के यूज करके उसको मल्टी, बिल्कुल, इंडिपेंडेबल टारगेटेबल बना दिया है, ठीक है। MIRV टेक्निक में। सी डिफेंडर्स की बात करेंगे तो इंडियन कोस्ट गार्ड और किस देश के कोस्ट गार्ड के साथ हुआ? वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, USA, ठीक है। चलिए, हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाएंगे? तो क्या बताएंगे? 17 सितंबर। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, झारखंड बोलना हो, ठीक है। यहाँ पे हरियाणा के नए CM कौन बन गए हैं? नायब करके हैं वो, गुलाब करके हैं, गुलाब सिंह ऐसे है। और आप देखोगे हरियाणा में गठबंधन टूट गया बीजेपी का। बीजेपी के गठबंधन किस पार्टी से टूटने के बाद? मनोहर लाल खट्टर को इठावा दोनों बिल्कुल, JJP से गठबंधन टूट गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। PM सूरज पोर्टल का पर्पस क्या है? क्या पर्पस है PM सूरज पोर्टल का? सॉरी सर, उनके लिए सर, जो सर मतलब जैसे सफाई कर्मचारी है ना, वो उनके लिए आपका ना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बिल्कुल, SC ST और सफाई कर्मचारी के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर, गुड मॉर्निंग, ठीक है। बताइए, तेलंगाना के राज्यपाल का नाम बताइए। तमिल सुंदरराजन, उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया? क्या रीजन था उनका इस्तीफा देने का? चुनाव लड़ने के लिए। तमिलनाडु लोकसभा उसके मतलब कि वो बनने वाले थे, क्या बोल लड़ेंगे। पहली वायल पाम प्रोसेसिंग कहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है? मिशन पाम ऑयल भारत सरकार कब लेकर आई थी? बहुत सुंदर, ठीक है। कृति का पर्पस क्या है? कृति कार्यक्रम को लॉन्च किया गया चंडीगढ़ में खेल के साथ पढ़ाई को मतलब समायोजन को स्थापित करने के लिए, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर, ठीक है। तो चलिए, पूछ सकता है जी। कृति का एक पूर्ण फॉर्म होता है, ठीक है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो आप नेशनल पूछना था एक, जो आपने खुरपका और मोहपका वाला बताया तो मुझे याद नहीं आ रहा है। 2 क्वेश्चन पढ़े थे। एक तो खुरपका मोहपका का टारगेट भारत सरकार ने कब तक रखा है, और एक कोई और वायरस था जिससे कि जानवरों को नुकसान हो रहा है, तो उस वायरस का भी टारगेट रखा है। शायद एक का 2025 तक है, एक का 2030 है। दोनों का कंफ्यूजन है मुझे, मतलब याद नहीं है अच्छे से। फूड एंड माउथ का साथ 2030 तक एक बार देख लीजिएगा, वैसे मुझे भी ध्यान नहीं है, देख लीजिएगा। आप लोग चलेंगे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। सारे के सारे इंटरनेशनल चीजें हैं, इसमें और भी मजा आने वाला। इसमें थोड़ा मारपीट भी होगा, लड़ाई झगड़ा भी होगा, क्योंकि यूक्रेन शामिल होगा, चीन शामिल होगा, ठीक है। तो मजा आने वाला है। तो शुरू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखेंगे चीन, ईरान और रूस, ठीक है। चीन, ईरान और रूस की विचारधारा एक जैसी है। तीनों मिल गया। जब तीनों की नौसेना ने मिला था, एक एक्सरसाइज कर डाला जिसको बोलते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024। हालांकि सबसे ज्यादा मैरीटाइम को खतरा इन्हीं लोगों से है, ठीक है, खास करके ईरान और चीन से। क्योंकि हुती रिबल जो विद्रोह जो कर रहा है, उसका समर्थन किसको मिल रहा है? ईरान को मिल रहा है। इंडियन ओशियन में लोग एकदम तबाही मचाया हुआ है, ठीक है, ईरान के समर्थक से चल रहा है। ये चीन जो है सो क्या करता है, दूसरे के क्षेत्र में घुस के मछली पकड़ना शुरू कर देता है, और बोलता है पूरा मतलब मतलब क्या बोलते हैं उसको, ओशियन कौन सा है वो, चाइना, क्या बोलते हैं उसको, ओशियन पे पूरा उसी का क्षेत्र है।
ठीक है, पूरा करता है। तो सबसे अधिक मतलब इन्हीं लोग मतलब क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैरिन टाइम सिक्योरिटी बेल्ट जो हुआ किसके किसके साथ, चीन के साथ, ईरान के साथ, रूस के साथ हुआ है, ठीक है। किसके साथ हुआ है एक्सरसाइज, किसके साथ हुआ है? ईरान चीन रूस चीन, ईरान। ईरान, रूस के साथ। कहाँ पे हुआ? ओमान की खाड़ी का। ओमान की खाड़ी भी अपने आप में काफी चर्चा है। ओमान की खाड़ी में जाके तो ओरमुज पड़ता है, ठीक है। एक ओरमुज है, ठीक है। ओरमुज एक पतली सी मतलब वो है, ठीक है, ओमान की खाड़ी में पड़ता है, ठीक है। ओरमुज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि दुनिया भर का पेट्रोलियम जो तेल का व्यापार जो होता है, हाँ, तेल का व्यापार जो होता है इसी रास्ते से होता है, ठीक है। जितने भी शिप निकलते हैं इसी रास्ते से निकलेंगे, मिडिल ईस्ट से। माइक बंद कीजिए, ठीक है। जितने भी शिप निकलते हैं इसी रास्ते से निकलते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इससे दिक्कत क्या हो रहा है ना, इस पे ईरान का कंट्रोल है, तो ईरान बार बार बोलता है हम इसी को बंद कर देंगे। जब इसको बंद कर देंगे तो दुनिया में अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी जगह पे क्या नहीं, पेट्रोलियम नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। एक नौसैनिक अभ्यास था, मैरिन टाइम सिक्योरिटी बेल्ट, किसके किसके साथ हुआ है, क्या बताएंगे? चीन ईरान ईरान क्या चाइना और रसिया। के साथ। अभी बिल्कुल ध्यान बोला में रखेंगे। ईरान, चाइना और रशिया। क्या? अभी बोले कि व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया से गजब मतलब अथु कर रहा है, डील कर रहा है कुछ वहां से हाँ, वो उत्तर। करते रहता है, ठीक है। चलिए, नॉर्थ कोरिया से, हाँ, मिलने भी गया था वो। चलिए, आप चलेंगे हाल में खाद्य स्वच्छता पर आज कोडेक्स, कोडेक्स समिति। हाल ही में खाद्य स्वच्छता पर आयोजित कोडेक्स समिति के 54वें सत्र का आयोजन, ठीक है, 11 से 15 मार्च 2024 के नैरोबी केन्या में हुआ, ठीक है। तो खाद्य स्वच्छता पर आयोजित कोडेक्स समिति की 54वें सत्र का आयोजन कहाँ पे? नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या में किसका वो है, बताइए? नैरोबी ईपी। केन्या में किसका मुख्यालय है? यूएनईपी। हाँ बिल्कुल, यूएनईपी का यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे, ध्यान में रखेंगे? कहाँ पे? नैरोबी के कनाडा में है, ठीक है। सॉरी, नैरोबी के कहाँ पे, क्या बोलते उसको यार, केन्या के नैरोबी में है, ठीक केन्या है। केन्या में ध्यान थे। में रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे अमेरिकी स्थित कंपनी की बात करेंगे। प्रोगिसन द्वारा दुनिया के पहले पूर्ण स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया गया, ठीक है। तो अमेरिका स्थित कंपनी कॉर्गिसन द्वारा दुनिया के पहले पूर्ण स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया गया। किस कंपनी के द्वारा इंजीनियर डेविन को पेश किया गया? तो क्रोगिसन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रोगिसन। क्रोगिसन कहाँ की कंपनी है? तो यूएसए की कंपनी है। हाल में समाचार पत्र की सुर्खियों में रहा ब्लू लाइन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ब्लू लाइन क्या है, ठीक है, काफी समाचार में रहा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन आप लोग ध्यान में देखिएगा, ये ब्लू लाइन लेबनान तथा इजराइल के बीच में सीमांकन से है, ठीक है। ब्लू लाइन किसके किसके बीच में सीमांकन है, तो क्या बताएंगे? इजराइल और लेबनान के बीच में, ठीक लेबनान है। इसराइल। बिल्कुल, इजराइल और लेबनान के बीच है। लेबनान की राजधानी की बात करेंगे बेरूत है, ठीक है, चर्चा में रहता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ब्लू लाइन को आपको ध्यान में रखना है, चर्चा में रहेगा, ठीक है। अब क्या देखेंगे, इसमें क्या प्रश्न है? वर्ष 2000 में दक्षिणी लेबनान ने इजराइल की वापसी के बाद क्षेत्र में संघर्ष को रोकने तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए ब्लू लाइन की स्थापना की है, ठीक है, ध्यान में रखना। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी, सिपरी क्या चीज का रिपोर्ट देती है, तो भाई साहब हथियार से संबंधित रिपोर्ट सिपरी देती है, ठीक है। सिपरी का फुल फॉर्म क्या होगा? स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या बोलते हैं इसको? स्कॉट होम इंटरनेशनल इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी। इसकी रिपोर्ट आ गई, 2023 की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज क्या क्या निकली है, तो सबसे अधिक हथियार का निर्यातक देश कौन है, जो सबसे अधिक हथियार बेचता है? तो संयुक्त अमेरिका टॉप पे, फ्रांस दूसरे नंबर पे और रूस तीसरे नंबर पे, ठीक है। ये सबसे बड़े हथियार के निर्यातक देश है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये हथियार के क्या सप्लायर है। सबसे बड़ा हथियार का आयातक कौन है, जो हथियार को सबसे ज्यादा खरीदता है? तो भारत, सऊदी अरब और कतर। कौन खरीदता है सबसे ज्यादा हथियार को? भारत खरीदता है, सऊदी अरब खरीदता है, कतर खरीदता है, ठीक है। आप देखेंगे 2014 से 2018 और 2019 से 2023 के बीच में भारत में हथियारों के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 4.7% की मतलब वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, मतलब भारत सबसे अधिक हथियार किस देश से खरीदता है? तो सबसे अधिक हथियार हम लोग रूस से खरीदते हैं। रूस के हथियार सस्ते होते हैं, बढ़िया होते हैं, सस्ते होते हैं। मतलब सीधे अमेरिका का जो हथियार है उससे 50 से 60% कीमत सीधे रूस के हथियार का होता है, ठीक है। भारत अपने कुल आयात का 36% मतलब रूस से आयात करता है, ठीक है। हम लोग कितने प्रतिशत हथियार अपने कुल हथियार का रूस से खरीदते हैं? 36%, ठीक है। तो ये सिप्री ने रिपोर्ट जारी किया है। शीर्ष हथियार का निर्यातक देश की बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका है। आयातक की बात करेंगे भारत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हमने 4.7% की वृद्धि दर्ज की हथियार के आयात करने में,
ठीक है। हमारा मुख्य हथियार आयातकर्ता कौन देश है? रूस है, ध्यान में रखेंगे। और साथ में अगर बात करेंगे, 36% हथियार जो है हम लोग किसे खरीदते हैं? रशिया से खरीदते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे चाइना सर यूक्रेन जो है विश्व। ना, चाइना हम्म आयात में यदि हथियार की मतलब कि निर्यात में पूछेगा तो चौथे नंबर पे है, आयात में पूछेगा हम्म तो 5वें नंबर पे है। अच्छा, आप देखेंगे यूक्रेन विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा हथियार का आयातक बन गया। इसको जरूरी भी है, ठीक है। क्या है? इसको जरूरी है, इसलिए मतलब बहुत अधिक हथियार को ये भी जमा कर रहा है, ठीक है। तो चौथा हम्म, नंबर पे सबसे बड़ा हथियार का आयातक है। यूक्रेन। पहला पे इंडिया, हम्म, दूसरा पे सऊदी अरब, तीसरा पे कतर और तीसरा पे कतर, यूक्रेन। यूक्रेन, फिर चाइना। हाँ, देन चाइना, ठीक है। आप देखेंगे हाल में संयुक्त यूक्रेन राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, हाल में वो संयुक्त अभी राष्ट्र। युद्ध हुआ था ना यूक्रेन और रशिया का, उसके बाद से ज्यादा ही हो गया है। तो इसमें नया हाँ कौन सी हाँ, बात है? इसलिए नया क्या मतलब है ये आ गया इसमें? चौथे नंबर पे सर, इसलिए खरीदने बिल्कुल, में। हाँ हाँ, बिल्कुल हम्म, सबसे अधिक हथियार हम्म, मतलब खरीदा इसीलिए क्योंकि यूक्रेन में हम्म, युद्ध चल रही है, ठीक है। हम्म, अब देखिए हाल में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक जारी किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2023-24 जारी किया गया, किसके तहत? यूएनडीपी जारी करती है। क्या बोलती है? यूएनडीपी जारी करती है, ठीक है। इसको क्या होता है? एचडीआर होता है। क्या होता है? एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। रिपोर्ट। क्या होता है? रिपोर्ट, इंडेक्स नहीं, रिपोर्ट होता है, ठीक है। एचडीआई इंडेक्स होता है। क्या होता है? ये रिपोर्ट होता है। एचडीआई रिपोर्ट 2023-24 का शीर्षक है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, ठीक है, रिमेनिंग, क्या लिखा है? री इमेजिंग कॉर्पोरेशन इन पोलराइज वर्ल्ड, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। इसमें 6 प्रदर्शन का टैग है। एचडीआर के रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने, ठीक है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड की बात करें, इन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे खराब प्रदर्शन मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान और सोमालिया सबसे पीछे है। तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ठीक है, दक्षिणी सूडान और सोमालिया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले हैं। भारत के स्थान की बात करेंगे, एचडीआर में हमारी स्थान कितनी? 134 है, ठीक है। टोटल मैक्सिमम स्कोर कितना होता है एचडीआर में, बताएंगे? 10 रुपया का प्रश्न है वन ये। 100 होता है क्या सर? वन वन, वन कितना वन होता है? अच्छा, वन सॉरी होता है, सॉरी, ठीक है। वन क्या वन, होता है? हाँ हाँ, वन होता है, वन। ठीक है। हाँ वन हाँ, में भारत ने कितने स्कोर किए? 0.644। 10 रुपया नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। कितने स्कोर किए? 0.644 स्कोर किया, ठीक है। 0.64, हाँ वन हाँ। में कितने स्कोर किए इंडिया ने? 0.644 स्कोर किया, ठीक है, ध्यान में हम्म, रखेंगे, ठीक है। इंडिया को रैंक कितने मिला? 114। आप बोलोगे वो सर एचडीआर रिपोर्ट जो आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उसमें कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करती है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे खराब स्थान किसको मिला? सोमालिया को सबसे सोमालिया को, खराब जो स्थान मिला, ठीक है। सोमालिया में सबसे ज्यादा सोमालिया, पायरेट्स हैं अभी। बिल्कुल, ठीक है। सोमालिया का पायरेट जो होते हैं समुद्री लुटेरे प्रसिद्ध होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इंडियन हम्म, नेवी भी मतलब उनसे उलझा था सोमालिया के पायरेट से। एक सौ और तिरानवे देशों में, ठीक है, सबसे निचला स्थान जो रईसी को मिला, ठीक है। यूएनओ में मेंबर की भी बात करेंगे तो 193 है, ठीक है। टॉप के स्थान किसे मिला? स्विट्जरलैंड को मिला। किसे मिला? स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड। नॉर्वे को, आइसलैंड को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हम्म, मोहम्मद मुस्तफा, ठीक है, मोहम्मद मुस्तफा की बात करेंगे, हाल में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फिलिस्तीन के। फिलिस्तीन। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन की कैपिटल बता सकते हो क्या? फिलिस्तीन, कहाँ पे फिलिस्तीन की कैपिटल है? फिलिस्तीन, इस क्या बोलते यरूशलेम हैं पे वो? इजराइल है। बताते हैं। फिलिस्तीन क्या कैपिटल बताइए? नहीं, ये भी, ऑप्शन अरे दीजिए सर। ये भी अपना कैपिटल जेरूसलम ही बताता है। ऐसा मानता है, क्यों होता है? हाँ। बिल्कुल। ऐसा जेरूसलम के पास में जाने क्या है, और दूसरा नाम हम्म से ऐसा जैसा है क्या? उसी के पास में है, जेरूसलम के पास में। क्या बोलते हैं, मतलब वो तो जो नहीं पता। जेरूसलम है ना, जो तीनों कम्युनिटी का होली प्लेस है वो। ऐसे ईसाई हम्म। हो गया और पूछा जा सकता है, ठीक है। हालांकि हम्म, इसका सबसे बड़ा शहर जो है ना, राफा है, ठीक है। यरूशलेम ही है। अच्छा, ठीक है। जे, राफा इसका वही है फिलिस्तीन का कैपिटल। बड़ा शहर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया तो भाई साहब 193 नंबर। नीचे से टॉप किसने किया है? तो सोमालिया ने किया है। ऊपर से टॉप किसने किया? स्विट्जरलैंड ने किया है, ठीक है। ध्यान में, हम्म। ऊपर से टॉप करे चाहे ना करे, नीचे से टॉप करने की पूरी संभावना हमेशा बनी हुई रहती है, ठीक है। यूएनडीपी के अब बारे में चलेंगे, सर 2-3 चीजें बताऊं क्या? इसकी बताइए। स्थापना हुई थी 1965 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और ये हम्म एचडीआर के अलावा ये एक और रिपोर्ट जारी करता है, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ का, मतलब फाइनेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ की रिपोर्ट और जारी वेरी करता है। गुड, बहुत अच्छे हो जी, ठीक है। चलिए इसको ध्यान में रखें, ठीक है। स्थापना 1965 में हुई थी न्यूयॉर्क में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं वैज्ञानिकों ने हाल में मंगल ग्रह पे, ठीक है,
मंगल ग्रह पे नोटिक्स नामक एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की जो थीरिसिस के पूर्वी किनारे पर स्थित है, जो एक व्यापक क्षेत्रीय स्थलाकृति उभार है। ठीक है, क्या देखोगे, मंगल ग्रह पे वैज्ञानिकों ने क्या ढूंढ निकाला, किसको ढूंढ निकाला, तो क्या बताएंगे, नोक्टिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी। अगर पूछेगा नोक्टिक्स क्या है, ये खाने की चीज है, पीने की चीज है, या फिर ज्वालामुखी है, क्या है ये नोक्टिक्स, क्या है, ज्वालामुखी है। ठीक है, कहाँ पे मिला, कहाँ पे मिला, मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पे ऑलरेडी एक पर्वत है जो कि हिमालय से भी 3 गुना बड़ा है। ठीक है, क्या नाम है उस पर्वत का, निक्स ओलंपिया, फिर निक्स कोलंबिया, नेक्स्ट क्या नाम है उसका, ओलंपिया। निक्स ओलंपिया नाम है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में, मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों को मिला पानी, क्या मिला, पानी। या मंगल ग्रह का कलर कैसा है, रंग कैसा है, क्या बोलते हैं इसको, लाल है। रेड लाल बोलते हैं। ठीक है, लाल ध्यान में रखिए। ठीक रेड है, ऑक्साइड। हाँ, बिल्कुल ठीक है, लाल मंगल ग्रह ही नहीं, लाल मिट्टी भी होता है। किसकी उपस्थिति के कारण मिट्टी लाल होता है, रेड ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड होगा शायद, मेरे हिसाब से, मुझे कंफर्म पता नहीं। ऑक्साइड। ठीक है, फेरस या आयरन उसी को बोलते हैं। आप देखें लमायते हुआ है, किसके साथ हुआ लमायते, शेल्स। सेशंस के ये तो साथ हुआ। आपने कौन सा के साथ में। एडिशन से लमायते का कौन सा एडिशन है, 10वां क्या बताएंगे, 10वां एडिशन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अब लवायते के लिए 10वें सन के लिए कहाँ रवाना हो गए, सेशल्स में। ठीक है, कभी भारत में होता है तो कभी सेशल्स बोलता है, हमारे गली भी आ जाओ। ठीक है, तो इस बार कहाँ पे हुआ है, क्या ध्यान में रखेंगे, तो इस बार हुआ है आपको सेशल्स में हुआ है। ठीक है, सेशल्स की बात करेंगे तो हिंद महासागर में आपको दिखेगा सॉरी, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत सेशल्स आपको आता है। ठीक है, अब आते हैं शोधकर्ताओं ने थाईलैंड के किंग क्रचन नेशनल पार्क में, ठीक है, 8 आंखों और 8 पैरों वाले बिच्छू की नई प्रजाति की खोज की। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सर 8 लामित्या आंख है भी है। क्या? सर लामित्या एक्सरसाइज से का नाम है, पहले भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का आया। नाम, सैन्य एक्सरसाइज अभ्यास। का नाम है, शन्याभ्यास है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे शोधकर्ताओं ने थाईलैंड के, ठीक है, किस पार्क में, ठीक है, 8 आंखों वाले और 8 पैरों वाले बिच्छू की नई प्रजाति की खोज की। पार्क का नाम बताइए, क्या नाम है पार्क का नाम, किंग क्रचन नेशनल किंग क्रचन बिल्कुल नेशनल क्रेंग। ठीक है, क्रेंग क्रचन नेशनल, एक किंग क्रेंग क्रचन से क्रूगर नेशनल पार्क हमको याद आ गया। ठीक है, बहुत बड़ी नेशनल पार्क, कहाँ का क्रूगर नेशनल पार्क, आई थिंक दुनिया के सबसे बड़ी नेशनल पार्क है क्रूगर, साउथ अफ्रीका, यूएसए में वेरी है। गुड। ठीक है, साउथ अफ्रीका का है। ठीक है, नहीं नहीं, साउथ अफ्रीका क्रूगर नेशनल पार्क। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये किंग क्रचन नेशनल पार्क है, थाईलैंड में पड़ता है। 8 पैरों वाले बिच्छू की नई प्रजाति की खोज की गई है। ठीक है, और इसी के साथ इंटरनेशनल भी आपका समाप्त होता है, तो समय सामयिक भी करवा दो। ठीक है, करवा दें। ठीक है, आप देखेंगे, हम लोग चलेंगे विविध समय समय मिस्कुलिनियस क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक इसका है, एक बार रिवीजन आप करवा चलिए। दीजिए सर, एक बार पूछ लीजिए जो मतलब कि आपने ओके कराया है ओके, इंटरनेशनल तो वाला। सबसे पहले आप मुझे बता, ब्लू लाइन किसके किसके बीच में है, ये लेबनान और इजराइल दोनों के वेरी बीच में गुड। ठीक है, 2020 लेबनान और में इजराइल के बीच में ब्लू लाइन है। ठीक है, आप हमें बताओ। ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल 2024 किसके किसके बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, आपका 3 देश हैं, आपका चाइना और ईरान और रसिया। बिल्कुल। कोडेक्स समिति की बात की किससे संबंधित है, खाद्य से संबंधित है, या फिर खाद्य से जल से संबंधित है, संबंधित, फिर खाद्य वायु से, से संबंधित है, बिल्कुल। ठीक है, कहाँ पे हुआ खाद्य से इसका आयोजन है, नैरोबी केन्या में हुआ है। ठीक है, केन्या में। हाँ, बिल्कुल। आप हमें ये बताएंगे, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, कहाँ की संस्था है ये, जी आपका ना स्कॉटहोम। ठीक है, अमेरिका स्वीडन की की, संस्था है। ठीक है, सॉरी, स्वीडन स्कॉटहोम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, स्वीडन में स्कॉटहोम। ठीक है, इसमें शीर्ष हथियार के निर्यातक देश कौन सा है, यूएसए। यूएसए, रसिया। मैं की बात कर रहा हूँ, निर्यातक में संयुक्त अरब अमेरिका होगा, देन फ्रांस, देन रूस। 1 मिनट रुकिएगा। और इसमें चौथे नंबर पे निर्यातक में आपका चाइना है। तो पहले यूएसए, फिर फ्रांस, फिर रसिया, फिर कौन सा, यूएसए, फ्रांस, रसिया, फिर आपका चाइना। आयातक में आपका कौन सा है, भारत, सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन चौथे नंबर पे है ना, 5वें नंबर पे चाइना है। 5वें चाइना नहीं होगा सर, 5वें पे पाकिस्तान है सबसे ज्यादा। लीजिएगा। ठीक है, 5वें पे पाकिस्तान होगा। टॉप 10 में 5 गो एशियाई देश है। सर ने क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल कंफर्म है सर। सर हम तो कंफर्म इसलिए देखे हैं, दृष्टि में शायद दिया था, देख लीजिएगा। हम तो कंफर्म है एक 5वें बार पर, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। देख लीजिएगा। तो हम्म। सिपरी का रिपोर्ट आया है, जानते हैं सिपरी रिपोर्ट में फिलहाल अभी रसिया के साथ हम लोग का जो है ना निर्यात घटा हुआ है।
इसलिए कि रसिया युद्ध में फंसा हुआ है, वो खुद अपना हथियार कर रहा है। इस टाइम हम लोग का जो संयुक्त राज्य अमेरिका से थोड़ा बढ़ा हुआ है हथियार का निर्यात, ठीक है, लेकिन तभी भी रसिया से अधिक है, रसिया से कुछ घटा हुआ है परसेंटेज में पहले की अपेक्षा। रुकिए ना, हम स्क्रीन शॉट। देख लिए सर? क्या विवाद हो गया था? हम थोड़ा देर उधर गए कि क्या कि आप लोग तो विवाद कर दिए, किस क्वेश्चन को लेकर विवाद हुआ? ना कि ये बोले ना कि जैसे ये आयातक देश है ना हथियार का, तो भारत हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, यूक्रेन हो गया, उसके बाद पाकिस्तान का स्थान। हम पांचवा बोले पाकिस्तान का स्थान है। एशिया में टॉप 5 कंट्री है ना जो हथियार का निर्यात सबसे ज्यादा कर रही है। जैसे कि आने वाले समय में एशिया में भी वार होने वाला है। अभी तो लड़िए ताइवान पर अटैक करेगा चीन, ठीक है। चलिए, सोमालिया से क्या प्रश्न आया था बताइए। जो पाकिस्तान है ना वो आपका इम्पोर्टर में वो सॉरी उसमें 5वें स्थान पे दिखा रहा है जी। तो पांचवे हम हाँ, बोले पाकिस्तान भी बहुत बड़ा हयात का इम्पोर्टर है, बिल्कुल। चलिए, आप हमें ये बताओ, ठीक है, सोमालिया से क्या प्रश्न आया था? एसडीआर के रिपोर्ट में कितने स्थान पे था सोमालिया? सबसे निचला पायदान में सोमालिया है। बिल्कुल ठीक है। और टॉप पे कौन था? टॉप पे स्विट्जरलैंड। मैंने क्या बताया था? मैक्सिमम कितना स्कोर होता है? मैक्सिमम एक 1 होता है। इंडिया ने कितना स्कोर किया? 0.6 0.644, ठीक है। ठीक है, मंगल ग्रह पे एक ज्वालामुखी खोजा गया, नाम क्या है उसका? नोपिट। बिल्कुल ठीक है, नोटेक्स नाम है। लमाटे 2024 किसके साथ हुआ है, क्या बताएंगे? संश्लेषण रखेंगे, ठीक है। 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति मिली है जिसमें 8 पैर भी 8 आंख भी है, कहाँ पे मिली है? थाईलैंड पार्क में, ठीक है। चलिए, आप माइक बंद कीजिए। अब यहाँ से माइक बंद कीजिए। अब यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे प्रमुख दिवस तथा थीम, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको और भी जूम कर देते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, ठीक है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाई गई? 14 मार्च। 14 मार्च से। थीम क्या था इसका? विषय क्या था? थीम कह लीजिए, विषय कह लीजिए, क्या था? पानी। वाटर फॉर ऑल, ठीक है। क्या बोलेंगे? वाटर फॉर ऑल या फिर सभी के लिए पानी, ठीक है। बात के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? भारत में कब मनाते हैं? भारत में 24 अप्रैल सॉरी 24 दिसंबर को मनाते हैं। आप देखेंगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ठीक है, 15 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। पहली कंज्यूमर राइट की घोषणा करने वाला देश कौन था? जिसने सबसे पहले कंज्यूमर राइट को लेकर घोषणा की, कौन सा देश था? यूएसए, ठीक है। कौन सा देश है? यूएसए, ठीक है। नेशनल वाला 24 दिसंबर को, इंटरनेशनल वाला 15 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। थीम की बात करें, उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई, ठीक है, एआई को इसमें शामिल कर दिया गया, ठीक है। 18 मार्च को क्या मनाते हैं? आयुध निर्माण दिवस, ठीक है। आयुध निर्माण करने की जिम्मेवारी, ठीक है, हमारे किस संस्था को है जो कि आयुध निर्माण करने का कार्य करती है? इसका एक मंत्रालय ही ना है सर, आयुध निर्माण डीआरडीओ, ठीक है। वो आयुष है, ठीक है, आयुध नहीं है, ठीक है, वो आयुष मंत्रालय, ठीक है। ये आयुध है, ये हथियार वगैरह बनाते हैं। हमारे यहाँ कौन काम करती है आयुध को लेके? डीआरडीओ, ठीक है। हेड कौन है डीआरडीओ का? ये भी काम है, बदल गया क्या है? अभी वही है, वही है सर, रक्षा मंत्री वही है, कभी का मतलब, ठीक है। आयुध निर्माण विभाग रक्षा मंत्रालय का अधीन आती है, ठीक है। आयुध दिवस की बात करेंगे, 18 मार्च को मनाते हैं। समुद्री क्षेत्र में परिचालन क्षमता, उत्पन्नता और मिशन उपलब्ध है, ठीक है। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? 16 मार्च को इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ है। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ठीक है। मतलब टीके सभी के लिए काम करते हैं, ठीक है। टीके सभी के लिए काम करते हैं, ठीक है। टीका का आविष्कार किसने किया था सबसे पहले? टीका का एडवर्ड जेनर ने किया था।
हाँ, एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, तो याद हो गया तारीख। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 18 को आयुध निर्माण दिवस, 16 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ये मार्च के कुछ महत्वपूर्ण तारीख थे जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब हमारा प्रश्न होगा खेल से होगा। ठीक है, हाल में ही अरुणाचल प्रदेश में सर्विसेज ने गोवा को हराकर 77वां नंबर का क्या जीता? तो संतोष ट्रॉफी जीत ली। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, तो संतोष ट्रॉफी किसने जीती? गोवा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सर्विसेज ने जीता। ठीक है, किसने जीता? सर्विसेज ने जीता। अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, जीता नहीं है। ठीक है, किसे हराकर सर्विसेज ने जीता, क्या बताएंगे? गोवा गोवा को हराकर जीता। ठीक है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल फुटबॉल से। ठीक है, आप चलेंगे, हाल में ही मुंबई के द्वारा विदर्भ को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया गया। ठीक है, तो मुंबई के किसे हरा? मुंबई ने किसे हराया रणजी ट्रॉफी में? विदर्भ को ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो किसे हरा? विदर्भ को हराया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है, हाल में ही मुंबई द्वारा विदर्भ को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया गया। मुंबई के कितने नंबर का खिताब है? 42वां है। ठीक है, हाल में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण का खिताब जीता। ठीक है, तो महिला प्रीमियर लीग के पहला संस्करण का खिताब किसने जीता था? मुंबई मुंबई हारी कौन? दिल्ली दिल्ली। दूसरा संस्करण का खिताब किसने जीता? ये बेंगलुरु जीता है। आरसीबी। ठीक है, फिर से कौन हारी? दिल्ली ये तो दिल्ली की दो बार हारने वाली कैप्टन का नाम क्या है? उसका मेग लैंगिंग नाम है। क्या नाम है? मेग लैंगिंग। ठीक है, क्या नाम है? मेग लैंगिंग। ठीक है, अब आते हैं, तो ये हो गया आपको WPL हो गया आपका। विदर्भ को हरा के रणजी ट्रॉफी जीता, मुंबई ने जीता। ध्यान रखिए, संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? सर्विसेज ने जीता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार से कुछ प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, हाल में ही टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को उनके परोपकारी कार्यों के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। प्रश्न पूछा जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया? रतन टाटा रतन टाटा जी को दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे, हाल में भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किसे किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। कहाँ की यूनिवर्सिटी ने? तो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने। ठीक है, हाँ, ये सम्मान इनको कब क्यों दिया गया? तो ध्यान रखिए, ये सम्मान 3 दिवसीय मॉरिशस के दौरे के दौरान इनको दिया गया था। ठीक है, हम मॉरिशस की राजधानी कहाँ? पोर्ट ऑफ स्पेन है या फिर पोर्ट ऑफ लुइस है? पोर्ट ऑफ लुइस है। ठीक है, आप चलेंगे, 96 नंबर के ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा हो गई। काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑस्कर पुरस्कार दी जा रही, कितने नंबर का ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा हुई इस बार? कितने नंबर का? 96 नंबर का। ठीक है, ध्यान रखें, 96 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से देखो क्या प्रश्न बन जाता है, कहाँ पे हुआ? तो ध्यान में रखेंगे, लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया में। ठीक है, कहाँ पे? डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया। कहाँ पे? ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया। ठीक है, लॉस एंजलिस में आप जाओगे तो वहीं पे आपको मिलेगा हॉलीवुड। लॉस एंजलिस शहर के अंदर आपको मिलेगा हॉलीवुड। ठीक है, सबसे पहले कैलिफोर्निया है, लॉस एंजलिस, फिर उसी में आपको हॉलीवुड मिलेगा। ठीक है, वहां पे मिलेगा आपको डॉल्बी थिएटर। डॉल्बी थिएटर के अंतर्गत, ठीक है, 96वां ऑस्कर नंबर की पुरस्कार की घोषणा हुई। ठीक है, कौन करता है इसका? आयोजक कौन है? ये ध्यान में रखिएगा, आयोजक के नाम किसके द्वारा दिया जाता है? तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड होता है विश्व स्तर पे, और जो कि किसके द्वारा प्रदान किया? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगर पूछेगा म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कोई ग्रेमी पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? ग्रेमी पुरस्कार है। ठीक है, तो ग्रेमी पुरस्कार म्यूजिक के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड, और फिल्म में बात करेंगे तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाने वाला ऑस्कर। ठीक है, अब देखिए, बेस्ट फीचर फिल्म किसे? बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर को दिया गया। ठीक है, ओपेनहाइमर से 69 बीपीएससी में प्रश्न आया था। ठीक है, ओपेनहाइमर कौन था भाई? वही परमाणु बम का आविष्कार करने वाला, जिसने मतलब परमाणु बम को जापान पे गिराया गया। जापान में जो मारा था, हिरोशिमा। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें दिखाया हुआ है ऐसे मतलब किस तरीके से विज्ञान का तकनीक मानव को नाश करने के लिए लिया गया। ये परमाणु बम के बाद, जब जापान पे जब परमाणु बम गिरा, ये बात जब इनको पता चली तो ये पूरे अवसाद में चले जाते हैं। ठीक है, और वहां पे यूएसए अमेरिकी सरकार के खिलाफ हो जाते थे। तो इसी को इस फिल्म में दिखाया एक व्यक्ति की परिस्थिति क्या हो सकती है जब उसी के द्वारा बनाए गए हथियार का, ठीक है, एक मानव की जाति को नाश करने के लिए प्रयोग किया गया।
निर्देशक की बात करेंगे तो क्रिस्टोफर नोलन जो कि ओपेनहाइमर के डायरेक्टर है। अभिनेता की बात करेंगे सिलियन मर्फी जो कि ओपेनहाइमर से ही है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन हो गया? क्रिस्टोफर नोलन जो कि ओपेनहाइमर को बनाया। सबसे अभिनेता की बात करेंगे मर्फी साहब हो गए जो कि ओपेनहाइमर में इन्होंने मतलब क्या किया, अभिनय किया। लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें एमा स्टोन है जो कि पुअर थिंग्स की अभिनेत्री है। किसकी अभिनेत्री है एमा स्टोन? पुअर थिंग्स की है, ठीक है। सबसे सहायक अभिनेता की बात करेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर है जो कि ओपेनहाइमर के हैं, ठीक है। और सबसे सहायक अभिनेत्री की बात करेंगे डा वाइन जॉय, क्या नाम है यार, रैंडोल्फ, ठीक है। डा वाइन जॉय रैंडोल्फ है जो कि हाँ, जो कि द होल्ड ओवर्स का है, ठीक है। तो कुछ प्रश्न है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का नाम बताइए। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर बताइए, बेस्ट पिक्चर ओपनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बताइए। क्रिस्टोफर नोलन। बिल्कुल, किसके निर्देशक है ये? क्रिस्टोफर नोलन। ओपेनहाइमर। सबसे अभिनेता का नाम बताइए। सिलियन मर्फी। सिलियन मर्फी, ठीक है। ध्यान में ओपेनहाइमर के। सबसे अभिनेत्री कौन है? एमा स्टोन। एमा स्टोन ने किसकी अभिनेत्री है ये? पुअर थिंग्स। पुअर थिंग्स की। सबसे सहायक अभिनेता कौन है? रॉबर्ट डाउनी। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर है जो कि ओपेनहाइमर के। सबसे अभिनेत्री कौन है, सहायक अभिनेत्री? वाइन जॉय बिल्कुल ठीक है, किसके है? द होल्ड ओवर से है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब आते कुछ नियुक्तियां हुई है, ठीक है। नियुक्तियां हुई, नियुक्ति से लेकर भी कुछ प्रश्न उसको भी देखेंगे। पूर्व आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल को प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया। प्रसार भारती का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, ठीक है? किसे? नवनीत सहगल को नियुक्त किया गया जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा हाल में 1996 बैच के आईएएस अधिकारी राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? क्या बताएंगे? राहुल सिंह को नियुक्त किया गया, ठीक है। ध्यान रखें, जो कि 1996 बैच की क्या है, आईएएस अधिकारी है। हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से संबंध रखने वाला आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान का राष्ट्रपति के तौर पे शपथ दिलाई गई, ठीक है। पीपीपी से पाकिस्तान, पीपीपी, ठीक है। ट्रिपल पी से पार्टी किनका है? आसिफ अली जरदारी की पार्टी है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बेनजीर भुट्टो इसी पार्टी से संबंध रखती थी जो कि पाकिस्तान की पहली, ठीक है, प्रधानमंत्री बनी थी फीमेल में। या फिर किसी भी मुस्लिम देश की प्रथम प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी, जिनकी एक पुस्तक है डॉटर ऑफ ईस्ट जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कौन सी पुस्तक है? डॉटर ऑफ ईस्ट। इनकी पत्नी थी आसिफ अली जरदारी की, ठीक है। तो पाकिस्तान के प्रधान राष्ट्रपति बन गए 14वें नंबर के। देखते कितना दिन टिक पाते हैं, ठीक है। 68 वर्षीय आसिफ अली जरदारी से पूर्व, ठीक है, 2008 से 2013 के बीच में पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके। इनको बोलते हैं मिस्टर 10%। सुना है ये शब्द आपने? 2008 से लेकर 2013 के बीच में जब ये राष्ट्रपति थे ना, तो कोई भी ट्रेन में कुछ भी होता था ना पाकिस्तान में, तो जब इनके पास आता था इसमें 10% का कट इनका होता था। इसलिए इनका नाम रख दिया गया था मिस्टर 10%। 10% लेते थे, उसके बाद ही कोई काम करते थे, ठीक है। मतलब 10% घूस लेते थे, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को पाकिस्तान का नया गृह मंत्री बोर्ड, अरे ये कैसे हुआ भाई? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष को पाकिस्तान का गृह मंत्री बना दिया, क्या बात है भाई। तो पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हो हुआ करते थे मोहसिन नकवी साहब, इनको पाकिस्तान के गृह मंत्री। पाकिस्तान में गृह मंत्री को क्या बोलते हैं? शायद वहां पे इंटीरियर मिनिस्टर शायद कहते हैं पाकिस्तान में, शायद, ठीक है। इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा। ये सारे के सारे समय सामयिक थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, बताए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? रिपीटेशन रहेगा 15 मार्च को। 15 मार्च को, ठीक है, बताना है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? 16 मार्च को। क्या था? WPL की बात करेंगे, विनर कौन हो जाएंगे? आरसीबी। नरसिम्हा राव मेमोरियल, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया? टाटा, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनको गृह मंत्री बना दिया गया है? मोहसिन नकवी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने 14वें राष्ट्रपति, इनके पार्टी का नाम क्या है? बिल्कुल ठीक है, पीपीपी। इनका पुत्र का नाम क्या है जो कि पाकिस्तान के कुछ दिन पहले विदेश मंत्री बने थे? क्या बोले? अरे वो था ना सर, अच्छा नए बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो, हाँ, वो तो अनाप शनाप बोलता रहता है कुछ भी। हाँ, गधा है वो, इंग्लिश अलग अच्छा बोलता है, ठीक है। सबसे अभिनेत्री के नाम बताइए जो कि मतलब इस बार ऑस्कर में रही।
फिल्म का नाम क्या है माइलस्टोन का? पुअर थिंग्स। हुआ थिंग्स, वेरी गुड। ठीक है, बताइए ऑस्कर अवार्ड जो दी जाती है कितने नंबर के ऑस्कर अवार्ड होती थी? 96 नंबर नंबर 96। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। बिल्कुल 1929 में ऑस्कर की शुरुआत हुई थी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, और बात करें किसके द्वारा दी जाती है? ये दिया जाता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट बिल्कुल एंड ठीक है, साइंस। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड, हमारे यहाँ फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन है? एमी दादा अवार्ड। साहब फाल्के। फाल्के अवार्ड। ठीक है, ध्यान रखें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है आपको। ठीक है, 1969 में शुरू हुआ था ना सर? आप हमें ये बताइए। हाँ 1969 में, ठीक है, ध्यान रखें। हाल में अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है, किसे, अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ 77वां नंबर का संतोष ट्रॉफी होगा, उसका विजेता कौन था? सर्विसेज। सर्विसेज। ठीक है, किसे हरा के? सर्विसेज। इस सर्विसेज क्या होता है समझते हैं? सर्विसेज नहीं समझते? हाँ, जॉब वाले जो लोग, जैसे मान लीजिए सेना की बात करेंगे तो सेना में भी एक खेल का विंग होता है, तो उसने अपना ग्रुप बना लिया। रेलवे अपना बना सकता है, सारे लोग सारे रेलवे मिला के। बैंक वाले भी अपना बना सकते हैं, ये लोग खेल में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये सर्विसेज, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। बताइए, ये लोग प्रॉपर टीम को हरा देती है, समझ रहे हैं ना? ये सारे के सारे प्रश्न जो था इसी से था। अब जो है हम लोग का मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम नहीं करवाने वाले, ऑलरेडी पेड क्लास में चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मिलेगा संपादकीय, तो बोलेंगे तो ये सभी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जरूरी है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए जो भी जरूरी था मैंने करवा दिया है। ठीक है, बाकी मेंस के लिए पेड ग्रुप में आप लोग आके जानकारी ले सकते हैं।